नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट का अपना यूनिट, और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते थे उससे, उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर पिछला कुछ याद दिला देते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसको कुछ याद कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स से उसी बेसिस पे अपने को 4 तरीके की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कस की थी। पहला हमारे पास था डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन, दूसरा और तीसरा था हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चौथा था हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट नया है और जो मार्केट है वो भी नई है तो उस स्ट्रेटेजी को बोला जाता था डाइवर्सिफिकेशन की। ठीक है, अगर प्रोडक्ट भी नया है, वो एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती थी वो पेनिट्रेशन होती थी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट नया है और जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग है तो वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग वाला है और मार्केट जो है नई है, अपने को जो है उसी प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में या मार्केट एक्सपेंड करना है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती थी उसको बोला जाता था मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर हम बात करते हैं आगे अपने को पढ़ना क्या है, तो अपने को आज जो पढ़ना है वो है स्ट्रेटेजिक। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में एक छोटा सा टॉपिक है। माइकल पोर्टर ने कुछ जेनरिक स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने बताया था, तो इसमें 3 पॉइंट्स थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इन्होंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात किया था। पहला उनका जो पॉइंट था ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप का मतलब था इनका कि हम ओवरऑल कॉस्ट की लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट लगी है वो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके रॉ मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके जो है सेलिंग पे भी कितना खर्चा हो रहा है, हम उसके मार्केटिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, हम उसके जो है मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा हो रहा है। तो जो सारे जो कॉस्ट लगते हैं सेलिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, इन सारे कॉस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट आती है उस पर हम कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट को इफेक्टिव इफिशिएंट तरीके से हैंडल कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात किया उन्होंने, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप के बारे में बात किया। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, वो हर एक सेगमेंट के ऊपर फोकस करने की बात कह रहे थे जी। ये कौन कह रहा था, माइकल पोर्टर जी। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला, डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में तो बहुत सारे कंपटीटर होंगे, अब हमारे ही प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे, ये तो हमारे ऊपर होगा ना। तो हम कुछ उनको हटके देंगे, कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देंगे, या उस प्रोडक्ट में हमारे कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ डिफरेंट तरीके के जो है उसमें स्पेशलाइजेशन होगा, तभी तो हमारे प्रोडक्ट को जो लोग खरीदेंगे, वैसे तो खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पे आप जो है फोकस करिए। ये नहीं कि आप जो सेम तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट जो है मार्केट में मिल रहे हैं उसी के ऊपर जो है उसी तरीके के सेम सिमिलर प्रोडक्ट आप भी जो है मार्केट में उतार दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ तो पहले से ही जो है हमारे कंपटीटर बैठे हुए हैं, तो उनके प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, हमारे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो इस बेसिस पे उन्होंने दूसरा जो पॉइंट बोला, डिफरेंशिएशन के बारे में बात की। ठीक है, अब तीसरी बात उन्होंने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात की उन्होंने फोकस के बारे में। फोकस का मतलब इनका ये है कि हम पर्टिकुलर हर एक सेगमेंट पे या हर एक प्रोडक्ट पे हम जो है स्पेशलाइजेशन नहीं मिल सकता हमको, या हर एक प्रोडक्ट के से रिलेटेड हम मार्केट में पोजीशनिंग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अपने को एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्रोडक्ट चुन लेना है, एक पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट चुन लेना है जिसके ऊपर अपने को स्पेशलाइजेशन जो है हासिल करनी है। ठीक है, जिसको अपने को मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पोजीशनिंग जो है हासिल करनी है। हम लोगों ने 3 तरीके के जो है वहाँ पे पढ़ा था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। पहले मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट डिवाइड करना है, फिर जो है अपने को टारगेट करना है कि कौन सा ऐसा जो है सेगमेंट है जिस पे अपने को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद में उसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे अपने को पोजीशनिंग जो है हासिल करनी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया था माइकल पोर्टर जी ने, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, 4 पॉइंट्स आपको दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा पॉइंट्स जो है माइकल पोर्टर द्वारा जो जेनरिक स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया था उसमें कौन सा पॉइंट्स नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर।
आगे बात करते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट 4 P's के बारे में पढ़ा था, ये 4 P's ही पूरे मार्केटिंग का जो है कोर कंसेप्ट है। अगर आपको 4 P's के बारे में पता चल गया तो आप समझ लीजिए पूरा मार्केटिंग खत्म हो गया, ठीक है। यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले 4 P's में अपने को पहले P के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्ट के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, हमारे 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है। इसको किसने दिया था? 4 P's को किसने दिया था? मैकार्टी ने दिया था। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट वो कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, जो कि ऑफर किया जा रहा है किसको? मार्केट को। और मार्केट में किस लिए ऑफर किया जा रहा है? टू सेटिस्फाई वांट और नीड ऑफ इंडिविजुअल, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि एक मार्केट में ऑफर किया जा रहा है। और क्यों ऑफर किया जा रहा है? क्योंकि उस मार्केट की कुछ नीड और वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। वो क्या होता है? वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के कुछ लेबल्स हैं, ठीक है। इसको ये पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको अपने को देख लेना है। कोर बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए कोई होटल है, ठीक है, वहाँ पे हम गए, ठीक है। अपने को अब वो कोर बेनिफिट क्या होगा उस होटल का? जाहिर सी बात है, अगर हम होटल में गए हैं तो हमको ये तो मिलेगा ही कि एक कमरा होगा, उसमें अपने को जो है सोना है, ठीक है। तो ये उसका कोर बेनिफिट है, ठीक है। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि अगर होटल में गए हैं तो वहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक बेड होना चाहिए जिसपे सोने के लिए अपने को, जो है ज़मीन में तो सोएंगे नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे एक बेड होना चाहिए। तो ये सारी जो है बेसिक कुछ जो है प्रोडक्ट नीड है, प्रोडक्ट की तो बेसिक चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये बेसिक प्रोडक्ट हो गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान के चलिए कि अगर कमरा मिल गया, होटल मिल गया, ठीक है, वहाँ पे बेड भी है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, जो वहाँ व्यक्ति गया होगा उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी कि भाई साहब ऐसा है कि वहाँ पे जो बेड होगा वो क्लीन होगा, वहाँ पे जो चादर होगा वो क्लीन होगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में आती हैं कि यहाँ पे बात की जाती है पोजिशनिंग, और जो है पोजीशनिंग के बारे में बात की जाती है। ये जो है एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की जाती है। मतलब कि जो कंज्यूमर है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो है चौथा लेवल है हमारे पास, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब चारों चीज़ों को मिला दिया जाए तो ये इसका पूरा पोटेंशियल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, जिससे के माध्यम से ही कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी होगी, ठीक है। और उसके बाद में जो है कस्टमर मार्केट में पोजीशनिंग इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो पोटेंशियल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम बारे में बात किए 4-5 तरीके के जो प्रोडक्ट्स के लेबल होते हैं। सिंपल सा है, बहुत कभी कभार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सिस्टम एंड मिक्सेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल, ठीक है। ये सारे जो है सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे या फिर आइटम्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर सेलर क्या करता है? ऑफर करता है, किस लिए? सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स होता है, सिंपल सा है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की विड्थ के बारे में, ठीक है। विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, ठीक है। विड्थ का मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लीजिए, हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स आर द कंपनी कैरीज, ठीक है। कोई भी कंपनी है तो उसमें प्रोडक्ट की कितनी लाइन्स हैं, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उस प्रोडक्ट की कितनी विड्थ है, ठीक है। अब लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स, कोई एक पर्टिकुलर मिक्स है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। बट लाइंस के बारे में कितनी डिफरेंट लाइंस हैं उसको बोला जाता है विड्थ। अब कितने टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट हैं, कितने आइटम्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट की लेंथ, ठीक है। फिर है डेप्थ। अब उसमें कितनी गहराई है, ठीक है। गहराई के बारे में बात करते हैं अगर, तो हाउ मैनी वेरिएंट्स आर ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। अब एक पर्टिकुलर लाइन है उसमें कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक लाइन है उसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कितने वेरिएंट हैं, उसको क्या बोला जाता है कि उसकी कितनी गहराई है। एक प्रोडक्ट लाइन में कितनी गहराई है, मतलब कितने प्रोडक्ट हैं एक लाइन में। लाइन हो गया हमारा, विड्थ हो गया। फिर उसके बाद में कितने टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो वो लेंथ हो गया, ठीक है। अब डेप्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने वेरिएंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको डेप्थ बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंसिस्टेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी का होगा हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स आर टू एंड यूज, ठीक है।
ये जो है कितने आपस में कोरिलेटेड हैं या रिलेटेड हैं वेरियस प्रोडक्ट जो है लाइंस में, ठीक है, ये इसको बोला जाता है कंसिस्टेंटी, ठीक है। बात करते हैं हम अगर आगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इसमें आपने को जो है देखने को मिलेगा कि जो 8 तरीके के जो है डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उनको दे देगा आपको ऐसे लाइन से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 तरीके के जो है डेवलपमेंट प्रोसेस हैं उसको अपने को दे देगा और वहाँ पे दे देगा कि इसको आप जो है सीक्वेंस में जो है करिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या सीक्वेंस में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है कि कौन कौन से जो है स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। बात करते हैं पहला आइडिया जनरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है आइडिया स्क्रीनिंग, तीसरा क्या है प्रोडक्ट कंसेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आइडिया जनरेशन, अगर हम आइडिया जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अपने को बनाना है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है उसको बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया की जनरेशन होगी, ठीक है, तभी तो वो प्रोडक्ट को बना सकता है, ठीक है। तो उसके दिमाग में पहले कौन सी आइडियाज़ आए हैं, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है आइडिया का जनरेशन हुआ, किसी प्रोडक्ट को बनाना है अपने को और हमारे दिमाग में कौन कौन से आइडियाज़ जो है आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब वो आइडिया तो आ गया, अब उस आइडिया को हम स्क्रीनिंग करेंगे कि भाई वो आइडिया सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो आइडिया की फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग होगी। अब स्क्रीनिंग में 2 तरीके के जो है यहाँ पे एरर एराइज होते हैं, एक हमारे पास है ड्रॉप एरर और एक है हमारे पास गो एरर। ड्रॉप एरर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप एरर बोला जाता है कि अगर कोई अच्छी आइडिया हमारे दिमाग में आया और उसको हमने जो है ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अगर हमारे दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया आया और उसको हमने गलती से उसको ड्रॉप कर दिया तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा ड्रॉप एरर, ठीक है। अगर गो एरर बोला जाता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया जो कि अच्छा नहीं है और उसके साथ हम आगे बढ़ गए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है गो एरर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि ड्रॉप एरर क्या होता है, गो एरर क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइडिया का जनरेशन हुआ, जनरेशन हुआ, फिर उसके बाद में दिमाग में हमारे आया आइडिया कोई, फिर उसको हम लोग जो है स्क्रीन करेंगे कि हाँ भाई वो आइडिया सही है नहीं सही है, उसके जो है पर्टिकुलर एक जो है उसके पॉइंट्स को एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं आगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन करेंगे आइडिया का। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट का कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब आइडिया से तो प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा, अब प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है, उसको जो है अपने को जो है डेवलपमेंट होगा तीसरे स्टेज में या दूसरे स्टेज में, ये दोनों एक है, दूसरे स्टेज में प्रोडक्ट के कंसेप्ट के बारे में हम लोग जो है डेवलप करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं तीसरा स्टेज हमारा जो क्या होगा कंसेप्ट की टेस्टिंग। अब कंसेप्ट हमारे पास आ गया, अब उस कंसेप्ट की क्या करेंगे हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि क्या कंसेप्ट वो सही है कि नहीं सही है, कितना सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसेप्ट की टेस्टिंग से रिलेटेड है। फिर आगे हम थोड़ा और बढ़े, अब अगर यहाँ पर भी चीज़ें जो है सही हो गई इस तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ठीक है। अब मार्केट के स्ट्रेटजी के बारे में कितने कंपटीटर हैं, क्या मार्केट की डिमांड हो सकती है, क्या हमारे प्रोडक्ट से डिमांड होगी कि नहीं होगी, क्या इस प्रोडक्ट का रिलेटेड जो है डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, मार्केट की जो है अट्रैक्टिवनेस क्या है, ठीक है, वहाँ पे कितना कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट की स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर भी जो चीज़ें जो है सही हो गई। अब अगर यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हुई तो वहीं पे जो है उस आइडिया से रिलेटेड उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर चीज़ें सही हो गई, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा बिजनेस का एनालिसिस होगा, ठीक है। अब बिजनेस एनालिसिस में क्या करना है, उसके पर्टिकुलर एक एक कॉस्ट के बारे में देखेंगे कि भाई ऐसा है कि जो है मान के चलिए कि वो प्रोडक्ट जो है अपने को बनाना है, ठीक है। अब उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो अगर वो कॉस्ट आएगी तो उसमें हम कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे और अगर कितना प्राइस फिर आएगा, ठीक है, उसको कितना प्राइस पे अगर सेट कर दें तो क्या कस्टमर उतना प्राइस पे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट बिजनेस एनालिसिस के स्टेज में जो है होंगी, ठीक है। आगे हम बढ़ गए, फिर हो सकता है कि जो है यहाँ पर भी चीज़ें जो है सही हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फाइनल हो गई, अब हम आगे बढ़ गए, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के स्टेज में मतलब कि अब प्रोडक्ट अपने को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्फा टेस्टिंग क्या होगा, जब हम पर्टिकुलर एक अपने विद इन फर्म में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उसको अल्फा टेस्टिंग बोला जाता है, और जब हम फर्म के अपने बाहर जो है टेस्टिंग करेंगे तो उसको बीटा टेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन हो सकता है कि कभी पूछ ले आपसे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, प्रोडक्ट हमारा जो है डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको जो है थोड़ा सा मार्केट में कुछ जो है सैंपल के रूप में या कुछ जो है यूनिट्स अपने को मार्केट में उतारते हैं, देखते हैं कि मार्केट का रिस्पांस क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो मार्केट की टेस्टिंग हो गई, ठीक है। अगर मार्केट की टेस्टिंग यहाँ पे जो है अगर
फेवरेबल में आ रही है, मतलब अच्छी रिस्पांस मिल रहा है, तो हम जो है बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, कॉमर्शलाइजेशन उसका शुरू कर देंगे, उसका प्रचार प्रसार और उसका प्रोडक्शन बड़े लेवल में शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ उस पर एरर आ रही हो या कुछ उसमें कमियाँ हों, ठीक है, तो वहाँ से फीडबैक आया हो तो उसमें कुछ सुधार करके फिर हम जो है बड़े लेवल में प्रोडक्शन करेंगे। तो 8 तरीके के ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो है स्टेजेस हैं, इसको अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, आइडिया का जनरेशन होगा, फिर वो आइडिया की स्क्रीनिंग होगी, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में कंसेप्ट की उस टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होगा, फिर बिजनेस एनालिसिस स्टेज होगा, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में अगर प्रोडक्ट बन गया फिर उसके बाद में उसके मार्केटिंग होगी, टेस्ट मार्केटिंग थोड़ा सा जो है उतारेंगे मार्केट में, देखेंगे भाई कि ऐसा है कि ये क्या प्रोडक्ट ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लोगों के जो है उम्मीदों पे खरा उतर रहा है नहीं खरा उतर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट स्टेज हमारा कॉमर्शलाइजेशन का है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आपके लिए ये जो टॉपिक है हमारा ये बेनिफिशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर नहीं करना है, अपने को जो है ये रट लो, कुछ भी कर लो, ये सारी जो है 8 जो हमारे पास स्टेजेस हैं इसको अपने को रट के जाना है। ठीक है, और यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 टेक्निक हैं। यहाँ पे एक जो है कुछ पॉइंट्स आते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो आइडिया जनरेशन का जो स्टेज है वहाँ पे अपने को आइडिया कैसे जनरेट होगा। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होंगे ना, तो उसी के जो है कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। तो ये आपको थोड़ा जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिससे कि आइडिया का जो जनरेशन दिमाग में आता है वह कैसे आएगा। जाहिर सी बात है कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ दिमाग में चल रहा होगा जब तो आएगा। ठीक है, तो वही टेक्निक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, देख लीजिए। क्रिएटिविटी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है। पहला जो है टेक्निक है फोर्स्ड रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो कोई पर्टिकुलर एक आइडिया है उसको डिफरेंट जो है डिफरेंट चीज़ों से उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पे आइडिया का जनरेशन होगा। मतलब डिफरेंट जो है पैरामीटर से डिफरेंट चीज़ों से एक साथ कई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आइडिया का जनरेशन हो सके। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि एक साथ कई चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ठीक है, एक साथ कई चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि एक कोई हमारे पास आइडिया है, उस आइडिया को एक दूसरे एंगल से देखेंगे, फिर उसी को दूसरे एंगल से देखेंगे, फिर उसको दूसरे एंगल से देखेंगे, फिर दूसरे एंगल से देखेंगे। तो पर्टिकुलर अगर सारे एंगल्स पे सेम जैसे आंसर्स अगर उसको मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आइडिया मतलब कामगार है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में क्या बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर जो है आइडिया को डिफरेंट कई जो है एंगल्स पे रख के देखेंगे कि क्या ये जो है फुलफिल कर रहा है इसके सारे जो है कि नहीं फुलफिल कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा आइडिया होगा, अगर नहीं तो फिर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ रिलेशनशिप क्या होगा कि एक साथ कई जो है तरीके के जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके देखेंगे कि यहाँ इसके साथ में कैसा जो है बिहेवियर है इसका, इसके साथ में कैसा ये आइडिया अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो कैसा होगा, उससे होगा तो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फोर्थ रिलेशनशिप, फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। यहाँ से क्वेश्चन आपको मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस से आपको जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर क्या है रिवर्स एजम्पशन। ठीक है, रिवर्स एजम्पशन में क्या है कि अगर हम रिवर्स एजम्पशन के बारे में बात करते हैं तो एक पहलू को मतलब कोई भी आइडिया है उसके एक पहलू को रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, कोई आइडिया है, ठीक है, कोई आइडिया है, इसके जो कोई उसका पहलू है, ठीक है, इसको हम रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, अगर कोई आइडिया आया हमारे दिमाग में, अब कहेंगे अगर ये आइडिया नहीं होगा तो इसको अगर रिवर्स करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा रिवर्स अजम्पशन एनालिसिस। ठीक है, फिर है हमारे पास न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्स्ट, एक नया कॉन्टेक्स्ट लाके देखने की कोशिश करेंगे, एक नया नज़रिया लाके देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कुछ आइडिया जो है दिमाग में आ सके। ठीक है, लास्ट यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड मैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो माइंड मैपिंग से आपको रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये क्या होता है कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट और लिंक करना फॉर द आइडिया जनरेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमने हिंदी में लिख दिया है कि आपको जिससे ज़्यादा जो है समझ में आए कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मान के चलिए कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। ठीक है, इसको जो है
डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट से, कोई एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो है लिंक करके देख रहे हैं, इससे लिंक किए, इससे लिंक किए, इससे लिंक किए, और अगर जो है रिजल्ट जो है अच्छा आ रहा है तो इसको जो है हम समझेंगे कि ये आइडिया हमारा जो है सही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो है एक सेंटर कॉन्सेप्ट है, उसको इर्द गिर्द जो है उसको घेर के इधर से देखना, उधर से देखना, उधर से देखना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लिंक करके देखना, जिससे कि हमारे दिमाग में कुछ नया आइडिया जो है आए, ठीक है। तो ये 5 तरीके के जो है आइडिया जनरेशन के जो है टेक्निक्स थे, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे हम अगर बढ़ते हैं, एक लास्ट में जो है ये आज का टॉपिक में लास्ट में हम अपने को पढ़ना है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अब मान के चलिए कि भाई साहब कोई प्रोडक्ट है अपना बन गया, ठीक है, अब वो मार्केट में अगर आ रहा है तो मार्केट में आया तो ऐसा है नहीं कि तुरंत ही सब लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, महान व्यक्ति होंगे, जो तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति होंगे जो देखेंगे भाई ये प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ लोग खरीदे कि नहीं खरीदे, अगर खरीदेंगे रिस्पांस अच्छा आ रहा है तब जाके एक्सेप्ट करेंगे, वो भी खरीदने जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भैया देख लेंगे 2-4 साल हो गया, ये ब्रांड जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे कि भैया एकदम से लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे कि एकदम से जब इनका नहीं चलेगा तभी वो जाके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कोई अगर नया इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई जो है कोई प्रोडक्ट नया अगर मार्केट में आ रहा है तो उसको कितने जल्दी जो है एक्सेप्ट करते हैं जो कंज्यूमर, उनके जो है 5 तरीके के कंज्यूमर हैं, ठीक है। 5 तरीके के जो है व्यक्ति होते हैं, 5 तरीके के आप कहिए जो सेगमेंट होते हैं। इन 5 सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ली अडॉप्टर कितने % जो है पीपल होते हैं, ठीक है, या अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी पीपल कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ये 5 आपको ध्यान में रखना है, इसको रट लीजिए, कुल मिला के इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं जितने टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अगर हम इनोवेटर की, तो इनोवेटर ऐसे महान व्यक्ति होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2.5% पाए जाते हैं, ठीक है, मार्केट में 2.5% ही पाए जाते हैं। ये ऐसे महान व्यक्ति होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इंथुजियास्टिक होते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट आया नहीं कि वो तुरंत खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ये 2.5% होते हैं, मतलब बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नया स्मार्टफोन आया तो तुरंत जा खरीदते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता, मतलब होता है कि हो सकता है कि वो जो है अच्छा ना हो या उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, लेकिन मिला उनको खरीदना है, ठीक है। फिर क्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो थोड़े 13.5% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर उनको बोला जाता है, कि जो थोड़ा जो है लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा प्राइस से रिलेटेड वो जो थोड़ा लेस सेंसिटिव होते हैं। विलिंगली टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट, वो थोड़ा मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं कि हाँ प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर से करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, 13.5% होते हैं, अर्ली अडॉप्टर इनको बोला जाता है, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी 34%, सबसे ज़्यादा ये होते हैं। फिर उसके बाद में लेट मेजॉरिटी 34 होते हैं, ये दोनों 34% होते हैं। जो अर्ली मेजॉरिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो जो होते हैं वो प्रोडक्ट को मतलब देख लेते हैं कि हाँ मतलब चल रहा है, फिर उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं, अगर उसका अच्छा खासा नाम हो गया मार्केट में तो वो लोग जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई जो है चल रहा है, ठीक है, उनको जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ व्यक्ति आए, भाई ऐसे महान व्यक्ति आएंगे कि जो 34% होते हैं लेट मेजॉरिटी वाले, एकदम ठोंक बजा के एकदम बढ़िया से देख लेंगे कि हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना इसके जो है मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। मान के चलिए कि कोई नया फ़ोन आया है तो उसको पहले एकदम से देख लेंगे, 1-8 साल बीत गया कि भैया चल रहा है एकदम मस्त से, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं मार्केट में, एकदम फैला हुआ है, तब जाकर खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी साई होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी की थोड़ा अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। कंजर्वेटिज्म होते हैं, मतलब थोड़ा अपने अंदर वो थोड़ा कंजर्वेटिव विचारधारा वाले होते हैं, ठीक है। फिर रिस्क एवर्स होते हैं, उनको पता होता है कि हो सकता है कहीं नहीं चलेगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है, तो वो रिस्क एवर्स होते हैं, ठीक है, वो रिस्क के बारे में थोड़ा अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं लेट मेजॉरिटी, उनको बोला जाता है 34% होते हैं। और फिर लास्ट वाले एकदम जो है एकदम वो वाले कि हाँ एकदम लास्ट में जब उनका नहीं चलाऊँ होगा तभी जाके जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये 16% व्यक्ति होते हैं, उनको लगार्ड्स बोला जाता है, सबसे लास्ट वाले होते हैं, ये याद करना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेडिशन बाउंड एंड ट्रेडिशन बाउंड होते हैं, मतलब अपने ही जो है विचारधारा में वो एकदम से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, उनको एक ट्रेडिशन फॉलो करना रहता है, उसी में जो है बंधे होते हैं।
द चेंज, इनोवेशन, ये सब जो है इसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती है, वो थोड़ा दब के एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लास्ट में जब नहीं चलाऊंगा तभी मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 तरीके के जो है हमारे पास कस्टमर्स कह लीजिए, सेगमेंट कह लीजिए या कंज्यूमर कह लीजिए। ठीक है, इतने प्रकार के होते हैं। पहला है इनोवेटर्स होते हैं जो 2.5% होते हैं, अर्ली अडॉप्टर 13.5%, अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34% और लगार्ड 16%। इससे ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, ये इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो है भाई बहन हमारे यूजीसी नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हमारा जुलाई में होने वाला है, तो उनको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं जो है रोकते हैं, और आगे हम लोग जो है इसके आगे का जो हमारे पास नया दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा P है, प्राइस के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको जो है कुछ मदद मिल रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।